बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में दो अहम स्टोरीज़ के हवाले से बात करूंगा। एक तो पाकिस्तान का पहला सरकारी बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आया है अर्नब लीक्स के हवाले से। गुज़श्ता वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूं कि भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी, उसकी एक व्हाट्सएप चैट सर्कुलेट हुई, इंटरनेट पर वायरल हुई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई। ये व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हिस्सा थी मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो कि टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट स्कैम में की जा रही थी। उनकी तरफ से एक इजाफी चार्जशीट कोर्ट में जमा करवाई गई। अर्नब गोस्वामी की उसमें एक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन उसका हिस्सा थी। उसमें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर पर 2019 फरवरी में पुलवामा का जो इंसिडेंट था जिसमें 40 भारतीय फ़ौजी मारे गए और उसकी आफ्टर मैथ में बालाकोट में भारत ने एक स्ट्राइक की और जवाब में फिर पाकिस्तान ने 27 फरवरी को क्या किया, सबको उसकी तफसील मालूम है। उस पर पाकिस्तान ने पहला सरकारी बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको उसका बताऊंगा और आगाज़ में बात करेंगे globalfirepower.com। ये एक वेबसाइट है। हर साल 2006 से आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर 138 ममालिक, 138 नेशंस की ये एक फहरिस्त जारी करती है कि दिफाई एतबार से कौन सा मुल्क कितना मजबूत है, कितनी बड़ी ताकत है, किसकी अस्करी कुव्वत, मिलिट्री माइट कितनी है, लड़ने की सलाहियत कितनी है और कौन सा मुल्क जंगी एतबार से अगर आदाद-ओ-शुमार को सामने रख कर देखा जाए वो दूसरे ममालिक के ऊपर बरतरी रखता है। इसने 2021 की जो रैंकिंग जारी की है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कहाँ मौजूद है, भारत कहाँ मौजूद है और मुख्तलिफ ममालिक दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई कुव्वत कौन सी है और 10 पहली जो 10 सबसे बड़ी दिफाई कुव्वतें हैं वो कौन सी हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी करता है globalfirepower.com, ये जो इदारा जारी करता है उन्होंने ख़ुद अपने हवाले से जो अबाउट में लिखा है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि globalfirepower.com इज़ एन एनुअली अपडेटेड, यानी कि सालाना इसको अपडेट किया जाता है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड के आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर वेबसाइट ट्रैकिंग डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ 138 नेशंस एंड एग्जिस्ट एज अ होली इंडिपेंडेंट रिसोर्स। के हर साल आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर यह डेटा जारी किया जाता है और इस डेटा के ऊपर की बुनियाद पर यह बताया जाता है कि कौन सा मुल्क किस किस्म की दिफाई कुव्वत रखता है। जो अब 2021 का इन्होंने डेटा जारी किया है इसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग है, गुज़श्ता बरस पाकिस्तान 15वें नंबर पर मौजूद था और इस साल की रैंकिंग बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए ज़्यादा काबिल इत्मीनान और खुशी की बात यह होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अगर दुनिया का कोई भी ऐसा इदारा जो कि रैंकिंग्स जारी करता है वो पाकिस्तान को तालीम के एतबार से, सेहत के एतबार से, मईशत, इकॉनमी के एतबार से पाकिस्तान को बेहतर और ज़्यादा बड़े ममालिक, बड़ी कुव्वतों की फहरिस्त में शामिल करे, या फिर पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से कि पाकिस्तान में गुर्बत में कमी के एतबार से अगर पाकिस्तान की रैंकिंग इम्प्रूव होती है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से इम्प्रूव होती है तो वो ज़्यादा काबिल सताइश बात है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है, पाकिस्तान के हवाले से जो मशरकी हमसाया है भारत, वो जिस किस्म के अज़ाइम रखता है वो सबको मालूम है, तो ज़ाहिर है कि दिफाई ज़रूरियात पाकिस्तान की अपनी जगह पर हैं और पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ना किया जाना भारत की तरफ से और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की साजिशें करना ये मजबूर करता है कि पाकिस्तान इस किस्म की जो डिफेंस रिलेटेड अपनी एक्विजिशन है वो करे, पाकिस्तान एक्वायर करे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। असलहे की ख़रीदारी पाकिस्तान की मजबूरी बन जाती है क्योंकि ख़ित्ते में असलहे की एक दौड़ बहरहाल मौजूद है और साउथ एशिया जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, इन ममालिक की हुकूमतें अपनी अवाम पर पैसा खर्च करने के बजाय इन दिफाई ज़रूरियात पर पैसा खर्च करती हैं। इस असलहे की दौड़ की वजह से जो गरीब है इस खित्ते का, उस तक तमाम आसाइशें और सहूलतें जो पहुँच सकती हैं वो नहीं पहुँच पाती क्योंकि हुकूमतों के ज़्यादातर अखराजात इन पर होते हैं। अब ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये तकरीबन 55 ऐसे इंडिकेटर्स हैं, इशारिये हैं, जिनकी बुनियाद पर यह तय करता है कि कौन सा मुल्क कितनी ताकत रखता है, कौन सा मुल्क बड़ी दिफाई कुव्वत है। और इसमें 22 जो तकरीबन 55 इंडिकेटर्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया की 10 बड़ी दिफाई कुव्वतें साल 2021 के रैंकिंग के मुताबिक कौन सी हैं। इसमें नंबर 1 दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई कुव्वत अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर हमारा मशरकी हमसाया भारत है, 5वें नंबर पर जापान, 6ठे नंबर पर साउथ कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पर बरतानिया, 9वें नंबर पर ब्राज़ील और
10वें नंबर पर 5 दर्जे तरक्की करने के बाद, गुज़श्ता बरस 15वें नंबर पर था पाकिस्तान और 5 दर्जे तरक्की करने के बाद साल 2021 में globalfirepower.com के पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 10 बेहतरीन और सबसे बड़ी अस्करी मिलिट्री कुव्वतों में शामिल हो चुका है। अब इस एतबार से ज़ाहिर है कि एक कंपैरिजन भी ये जारी करते हैं और उस कंपैरिजन में बताते हैं कि कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क के मुकाबले में कितना सलाहियत या कितनी जंगी एतबार से कुव्वत रखता है। ये डेटा जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, पूरी दुनिया में जारी किया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स बेस्ड कंपैरिजन्स या रैंकिंग्स जारी करते हैं। मुख्तलिफ इदारे हैं, वेबसाइट्स हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, वो मुख्तलिफ एतबार से ममालिक की कंपैरिजन्स और रैंकिंग्स जारी करता है। लेकिन जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है या globalfirepower.com है, इसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत का अगर मवाजना किया जाए तो सबसे पहला जो पाकिस्तान के लिए डाउन साइड है वो ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस मुल्क के पास कितनी मैन पावर मौजूद है। पाकिस्तान की आबादी क्योंकि 22 करोड़ है और भारत की आबादी इनके मुताबिक तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा है। 1 अरब 32 करोड़ पाकिस्तान भारत की आबादी है, इसलिए भारत को यहाँ पर एज हासिल है। मैन पावर अवेलेबल के जो अवेलेबल मैन पावर है उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 9 करोड़ 61 लाख लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं और जो मैन पावर भारत में अवेलेबल है वो 62 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। इसमें जो फ़िट फॉर सर्विस हैं कि जो सर्विस के लिए फ़िट लोग हैं, जिनकी एज इतनी है कि वो मिलिट्री के साथ मिलिट्री के लिए अपने मुल्क के दिफा के लिए काम कर सकते हैं, उसमें तकरीबन 7 करोड़ 59 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको फ़िट फॉर सर्विस करार दिया जा सकता है, जबकि भारत में ऐसे लोगों की तादाद 49 करोड़ है। और मिलिट्री एज जो एक एज होती है, जाहिर है कि 15 या 13 या 14 साल का बच्चा तो जंग नहीं लड़ सकता या फ़ौज में शामिल नहीं हो सकता, तो जो एज हर साल लोग जो हैं वो पहुंचते हैं उस एज को, उसमें पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 43 लाख लोग हैं जो हर साल उस एज पर पहुंच जाते हैं कि उनको मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है, जबकि भारत में 2 करोड़ 31 लाख लोग हैं जो हर साल मिलिट्री एज पर पहुंचते हैं। फिर एक्टिव पर्सोनल जो फ़ौजी तादाद के एतबार से पाकिस्तान के पास इनके मुताबिक 6,54,000 फ़ौजी हैं और भारत के 14,45,000 भारत की फ़ौज है। अब इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि ये जिस वक्त डाटा जारी करते हैं कुछ चीज़ें सरकारी तौर पर इन ममालिक की तरफ से अवेलेबल होती हैं और जिस एतबार से अगर सरकारी आदाद शुमार अवेलेबल ना हो तो फिर ये वेबसाइट एस्टीमेट्स पर और मुख्तलिफ ममालिक के या मुख्तलिफ जिस तरीके से पेंटागन भी रिपोर्ट्स जारी करता है मिलिट्री स्ट्रेंथ के हवाले से, इनके डाटा के ऊपर भी ये रिलाई करते हैं। अब एक्टिव पर्सोनल मैंने आपको बता दिए, जो रिज़र्व है उसमें तकरीबन 11,55,000 भारत के और पाकिस्तान के 5,50,000 हैं। फिर इसमें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ वो फाइनेंशियल्स हैं कि किस मुल्क के पास डिफेंस बजट कितना है। पाकिस्तान का तकरीबन 12 अरब डॉलर और भारत का 73 अरब डॉलर है, 6 गुना से ज़ायद बजट है भारत का दिफाई बजट। फिर एक्सटर्नल डेट जो है पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्जा है वो 82 अरब डॉलर है, जबकि भारत पर 501 अरब डॉलर का कर्जा है। फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन 18 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और भारत के 409 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनके पास डॉलर्स मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है जो इस कैलकुलेशन में, इस आदाद शुमार और इस रैंकिंग में मैटर करती है। फिर परचेजिंग पावर किस मुल्क की कितनी है, जाहिर है कि उसमें भारत बड़ा मुल्क है, उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है। ये सारी वो डाउन साइड्स हैं जो पाकिस्तान की रैंकिंग या भारत के साथ कंपैरिजन में पाकिस्तान को नीचे और भारत को ऊपर लाती हैं। पाकिस्तान के जो टोटल एयरक्राफ्ट हैं वो 1,364, जबकि भारत के 2,119, इसमें कॉम्बैट जो लड़ाका तैयारे हैं पाकिस्तान के वो 357, जबकि भारत के 542 लड़ाका तैयारे हैं। फिर जो डेडिकेटेड हैं अटैक के लिए उसमें पाकिस्तान के 90 और भारत के 130 ऐसे तैयारे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स हैं उनको वो पाकिस्तान के 48 जबकि भारत के 251 हैं। ट्रेनर्स
में पाकिस्तान की तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के 510 हैं, जबकि भारत के 345 ट्रेनर जेट्स हैं। इसी तरीके से जो स्पेशल मिशन के लिए प्लेन्स हैं उसमें पाकिस्तान के 24, भारत के 70, हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान के 331 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारत के पास 775 हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास 53 हैं, भारत के पास 37 हैं। लैंड पावर में बात की जाए तो कॉम्बैट टैंक्स, वो टैंक्स जिनको लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, पाकिस्तान के पास 2680, जबकि भारत के पास 4730 हैं। इसी तरह आर्मर्ड व्हीकल्स का कंपैरिजन है, तकरीबन एक जितने हैं, पाकिस्तान के 9600 हैं, जबकि भारत के 10,000 हैं। फिर आर्टिलरी का कंपैरिजन है, इसमें रॉकेट प्रोजेक्टर्स जो हैं उनकी तादाद है। नेवल पावर में जो फ्लीट स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की वो 100, जबकि भारत की 285 है। लेकिन जब आप इस सारे कंपैरिजन को, इन एसेट्स को, इन लॉजिस्टिक्स को जिस वक्त देखते हैं और इस कंपैरिजन के ऊपर जाते हैं, उसमें लेबर फोर्स भी मैटर करती है कि किसके पास कितनी लेबर फोर्स है, किसकी ऑयल की प्रोडक्शन कितनी है, कितना बैरूनी तौर पर जो है वो डिपेंडेंट है बाहर से ऑयल मंगवाने के लिए, किसके पास ऑयल का कितने रिजर्व्स मौजूद हैं, जियोग्राफी किसकी क्या है ये भी मैटर करता है, बॉर्डर कितना है। लेकिन इसमें इस कंपैरिजन में जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का किया जाता है तो भारत क्योंकि साइज़ में एक बहुत बड़ा मुल्क है, तकरीबन 8 गुना पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, अपनी आबादी के एतबार से, अपने रकबे के एतबार से तकरीबन 7 से 8 गुना बड़ा मुल्क है। लेकिन जिस वक्त आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों के दरमियान बात करें, दो ममालिक के दरमियान में बात करें, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पाकिस्तान के लिए जो नॉन एडवर्सरी है या पाकिस्तान के लिए जो एक खुला दुश्मन है वो भारत है। पाकिस्तान को जंगी एतबार से अपने हमसाए चीन, अपने हमसाए अफ़गानिस्तान या ईरान से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा नहीं है कि कोई ऐसा मामला है कि जिसमें इनके दरमियान जंग छिड़ जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत का इस हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई है, चीन के साथ इस वक्त भी एक एक्टिव स्टैंड ऑफ चल रहा है। भारत का अगर नेपाल के साथ गुज़श्ता 2 सालों में मैं मुताद्दिद वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि भारत और नेपाल के दरमियान किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद भूटान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, म्यांमार के साथ भी निस्बतन बेहतर हैं, बांग्लादेश के साथ भी निस्बतन बेहतर हैं। लेकिन इन ममालिक के साथ भी भूटान के अलावा ख़ास तौर पर म्यांमार के हवाले से और बांग्लादेश के हवाले से भारत के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। अगरचे भूटान के हवाले से भी मौजूद है, लेकिन मुखासमत या उस तरह की लड़ाई मौजूद नहीं है। तो भारत की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है दिफाई एतबार से। भारत को जितनी बड़ी सरहद को कवर करना है, भारत को अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जितना कुछ करना है और जितने रकबे को प्रोटेक्ट करना है, अगर उस एतबार से पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान क्योंकि 7,96,095 या तकरीबन 96 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, तो एक ऐसे मुल्क की फ़ौज और फिर जाहिर है कि टुवर्ड्स द एंड ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस क्या है। मैं 2 रोज़ पहले एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि इंडियन आर्मी डे की जो परेड थी उसमें किस किस्म का करतब और सर्कस भारतीय फौजी दिखा रहे थे, उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस का अंदाज़ा कि कोई हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चला के दिखा रहा है, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर अखबार पढ़ते हुए चला रहा है, तो उसको प्रोफेशनल एक्सीलेंस आप देख लें। भारत में अगर बात की जाए उनकी फ़ौज के एतबार से, अगर गोरखा रेजिमेंट को, अगर सिख रेजिमेंट को निकाल दिया जाए तो भारत के पास जिस किस्म की फ़ौज बचती है उसका फिर कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ तो किसी भी सूरत नहीं बनता। भारत के पास जो फ़ौजी मौजूद हैं, जाहिर है कि जो उनकी गोरखा रेजिमेंट है या उनकी सिख फायर एंड फ्यूरी कोर जो है, उनकी 14th कोर, वो लड़ाई भड़ाई के एतबार से प्रोफेशनली ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। लेकिन जो उनके दीगर कौमियतों पर, ख़ास तौर पर जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके अपने नेशनल्स हैं, जिनको पता नहीं किस किस्म की वो प्रोटेक्शन में उन्होंने डाला हुआ है, उनके कभी बहादुरी के किस्से इस तरीके से नहीं सुने जाते। जब भी बहादुरी का किस्सा सुना जाता है तो या फिर गोरखा रेजिमेंट जो नेपाली हैं या फिर सिख रेजिमेंट जो कि ख़ुद जो सिख पॉपुलेशन है वो किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखती है, सबको मालूम है। तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कंपैरिजन था विच आई वांटेड टू शेयर, globalfirepower.com। और इनका जो कंपैरिजन है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। एटमी एतबार से जिस वक्त कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल मीन्स पर जाया जाता है, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स भी शामिल हो चुके हैं, वो जाहिर है कि एक डिफरेंट किस्म का कंपैरिजन है कि किसका न्यूक्लियर आर्सेनल कितना ज़्यादा है, कौन
कौन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, किसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के पहले बाज़ाब्ता सरकारी रद्द अमल की तरफ, जो कि अर्नब गोस्वामी की लीक्ड व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, उसके इमेजेस, उसमें जो मंदरजात थे, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सामने आए। मेरे सामने मौजूद है इस वक्त दफ्तर खारजा का बयान, एंड आई वुड प्रेफर रीडिंग इट आउट इन इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, ख़ास तौर पर भारत के बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत मैटर करता है कि पाकिस्तान ने अब किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि लेटेस्ट रेवलेशंस फर्दर एक्सपोज इंडिया एंड विंडिकेट पाकिस्तान, साबित करता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त और भारत का मौक़िफ़ गलत था। इन रीसेंट मंथ्स द वर्ल्ड कम्युनिटी हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद irrefutable evidence of India's state sponsorship of terrorism against Pakistan and anti-Pakistan disinformation and smear campaign globally. The transcripts included in the Mumbai police charge sheet against the Republic TV anchor in the TRP case have further exposed India's sinister designs and vindicated Pakistan's long-held position. The latest revelations further confirm that what Pakistan has consistently pointed out. The BJP government stages false flag operations, maligns Pakistan with terrorism-related allegations, strokes hyper-nationalism in the country, claims to have launched so-called surgical strike, and then deviously manipulates national sentiment in its bid to win elections. The pattern is unmistakable and has been repeated to suit the RSS BJP regime's electoral calculations, कि ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ, माजी में भी होता रहा है, और अब ये भी कन्वर्सेशन साबित कर रही है कि किस तरीके से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा में करवाया गया, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से जो एलिगेशंस थे उससे एक हाइपर नेशनलिज्म का जज्बा अपने लोगों में उभारा गया। फिर पाकिस्तान के ऊपर एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च की गई और उससे एक इलेक्टोरल, एक इंतखाबी फ़ायदा बीजेपी की हुकूमत ने उठाया। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी और उन्होंने इस हमले से, इस सर्जिकल स्ट्राइक से और इस पूरी एपिसोड से फ़ायदा ये उठाया कि उस हाइपर नेशनलिज्म के नतीजे में लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो दोबारा से इलेक्ट हुए। फिर इसके ऊपर पाकिस्तान ने टुवर्ड्स द एंड, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं, एक लंबा चौड़ा बयान है जो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया। उन्होंने कहा है कि Pakistan for its part will continue to counter Indian falsehood with truth and act firmly and responsibly in the face of India's provocations, कि भारत पाकिस्तान को जो बार बार लड़ाई के लिए उकसाता है, उसके जवाब में पाकिस्तान सच्चाई से भारतीय झूठ का मुकाबला करेगा और पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज किया जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से, ताकतों से ये कहा है कि आप भारत की इन हरकतों का नोटिस लें। दीज वर द 2 स्टोरीज विच आई वांटेड टू डिस्कस। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।